हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिका मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स और वेसिकल्स। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़े थे। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिल करके आपस में कनेक्ट होकर के और एक दूसरे के ऊपर उनका क्या हो रहा है, वर्क डिपेंड रह रहा है और वो जो है फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। उसमें से पहला जो ऑर्गेनेल है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे और ये भी पढ़े थे कि किस तरह से उसके दो टाइप होते हैं। पहला हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। और वहीं दूसरी ओर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ये चीज भी हम लोग पढ़े थे कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो डिराइव होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ही। जब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइबोसोम्स को जो है वो उससे अटैच नहीं रहता है, ठीक है, उसे डिटैच कर देता है, तो ये जो है फिर जाके बन जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि पिछला जो लेक्चर है उसे नहीं पढ़ा है तो उसे जो है ये सारे टॉपिक्स पढ़ने में थोड़े से जो है समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप उस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद इस लेक्चर को आप पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अगर बात की जाए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, उसमें फंक्शन करता है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है, वो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी के बारे में सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि गोल्गी बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या जो गोल्गी बॉडी है वो डिफरेंट साइज की होती है और डिफरेंट फॉर्म की होती है और ये यूजुअली डिपेंड करता है कि किस सेल के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। तो मतलब डिफरेंट सेल्स में जो गोल्गी बॉडीज हैं उनका जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उनका स्ट्रक्चर जो है वो साइज, फॉर्म, ये जो है ये डिफर करता है। अब देखिए, यूजुअली जो है इसके जो है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, मतलब कि इनके पास सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो कि हर सेल्स में हर सेल्स में जो गोल्गी बॉडी है उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम होगी, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में, उनके फॉर्म में जो है वो डिफरेंस आता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है अगर उससे देखा जाए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके पास जो है एक सेंट्रल स्टैक ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड और इंटर कम्युनिकेटिंग सैक या फिर क्रिस्टर्नी जो है वो प्रेजेंट होती है और इसके पास बहुत सारे पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनल का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो वो ऑर्गेनल तो बहुत छोटा है, अपने आंख से तो हम लोग देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखें तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक सेंट्रल स्टैक या पाइप ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड एंड इंटर कम्युनिकेटिंग सैक्स जो हैं, जिन्हें हम क्रिस्टर्नी भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है उसके अंदर और बहुत सारे पेरिफेरल। जब कहीं पे भी पेरिफेरल लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, पेरिफेरल मतलब आउटर मोस्ट पार्ट में कोई चीज पाया जा रहा है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था ना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसमें क्या होगा, पेरिफेरल प्रोटीन, या तो इस पार्ट में या तो
इस पार्ट में, तो आउटर मोस्ट पार्ट में पेरिफेरी रीजन में कोई चीज अगर पाई जाती है तो उसको पेरिफेरल कहते हैं। तो वैसे ही ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसमें पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और वेसिकल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई बात स्ट्रक्चर की कि क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब क्रिस्टर्नी की बात करते हैं कि ये जो क्रिस्टर्नी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आखिर क्या है, ये कैसे बना हुआ होता है और इसका जो शेप है ये कैसा होता है। तो अगर क्रिस्टर्नी के बारे में बात की जाए तो ये जो है बहुत सारे इसका जो नंबर है ये वैरी करता है फ्रॉम 3 to 7 इन मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड फ्रॉम 10 to 20 इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टर्नी है अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो इसका जो नंबरिंग है ये लगभग 3 से 7, ठीक है, 3, 4, 5, 6 या 7 ये इनकी नंबरिंग होती है विद इन द एनिमल सेल। लेकिन अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो इसका जो नंबर होता है ये इंक्रीज होता है, लगभग 10 से 20 क्रिस्टर्नी जो है वो डिफरेंट प्लांट सेल्स में डिफरेंट जो है वो प्रेजेंट होती है और ये नंबर इस तरह से वैरी करता है। तो पहली चीज हमें ये पता चल गई कि जो क्रिस्टर्नी है उसका नंबर जो है वो क्या होता है। अब देखिए यूजुअली जो है ये क्रिस्टर्नी इक्वली स्पेस्ड रहते हैं स्टॉक के अंदर और सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे से। कैसे? थिन लेयर ऑफ इंटरक्रिस्टर्नी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो है आपस में जब स्टॉक के अंदर तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ये ऐसे जब नंबर अपना फॉर्म करते हैं तो ये आपस में किस तरह से डिफरेंट होते हैं या फिर किस तरह से ये जो है ये सेपरेट होते हैं। तो इनके बीच में थिन लेयर प्रेजेंट होता है किस चीज का? इंटर क्रिस्टर्नल साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो ऑर्गेनल है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, स्टॉक में प्रेजेंट है। अब ये जो है वहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इस वजह से, और ये जो स्पेस है ये किसके बीच में है? दो क्रिस्टर्नी के बीच में है, इस वजह से इंटरक्रिस्टर्नल साइटोप्लाज्म इसे कहा जा रहा है। कोई भी चीज अगर दो सेल या दो चीज के बीच में प्रेजेंट होगी तो उसे इंटर कहते हैं, और किसी सेल या किसी ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट है तो उसे इंट्रा कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो क्रिस्टर्नी होते हैं ये आपस में सेपरेटेड रहते हैं विद द इंटरक्रिस्टर्नल साइटोप्लाज्म के लेयर से। अब ये जो क्रिस्टर्नी है ये कैसे होते हैं? ये मोस्ट ऑफ द वे ये फ्लैटेंड शेप में होते हैं और कभी कभी जो है ये कर्व्ड शेप में भी होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके शेप के बारे में बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द केस ये फ्लैटेंड या फिर कर्व शेप में ये पाया जाता है। तो ये हो गया क्रिस्टर्नी का नंबर, कहाँ पे पाया जाता है, कैसे प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में क्या शेप होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो ये जो है इसकी डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है, इसके पास दो पोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं सिस फेज और दूसरा होता है ट्रांस फेज। अब ये जो है रिस्पेक्टिवली एक्ट करता है रिसीविंग एंड शिपिंग द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो है रिस्पेक्टिवली एक्ट करता है या सर्व करता है एज अ रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसके पास पोलैरिटी होती है जिसके पास दो पोल्स हैं, पहला जो है वो सिस हो गया और दूसरा जो है वो ट्रांस रहेगा। अब जो कन्वेक्स साइड ऑफ द स्टॉक होता है, ठीक है, वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है द फॉर्मिंग फेज दैट इज द सिस फेज। और जो कॉन्केव साइड होता है, कॉन्केव साइड ऑफ द स्टॉक,
वो फॉर्म करता है ट्रांस फेज जिसे कहते हैं मैच्योरिंग फेज। तो ये दोनों जो चीज है ये याद करने वाली है, ये आप हमेशा याद रखे रहिएगा। सिंपली कॉन्वेक्स साइड जो है वो क्या है, वो है सिस फेज और वो जो है फॉर्मिंग फेज कहला रही है। कॉन्केव जो है वो है ट्रांस फेज जिसे मैच्योरिंग फेज कहते हैं। अब जो सिक्रेटरी मटेरियल्स जो कि पहुंच रहे हैं कहाँ पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, वो क्या हो, कहाँ से पहुंच रहे हैं वो, ये मटेरियल जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंच रहा है, ये कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स, जो कि क्या करेंगे, अब इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ मटेरियल निकला और ये वेसिकल्स के थ्रू कहाँ पे पहुंचे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, और वहां पे क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे गोल्जी के क्रिस्टर्नी के साथ। और किस फेज पे ये जो है वेसिकल फ्यूज होते हैं, तो ये सिस फेज में फ्यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मतलब ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट किया, यहाँ से वेसिकल्स निकला इस सिक्रीशंस को लेके, ये पहुंचेगा कहाँ पे, क्रिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, और इसमें भी सिस फेज में जाएगा और यहाँ पे जाकर के फ्यूज होगा। अब फ्यूज होगा तो मतलब क्या है कि ये अपने जो मटेरियल्स है जिनको ये कैरी करके लाया है, सिक्रेटरी एलिमेंट्स हैं, इनको ये यहाँ पे डाल देगा। अब ये जो सिस फेज पे यहाँ पे ये पहुंचा, तो फ्रॉम द ट्रांस फेज ये जो सिक्रेटरी मटेरियल्स हैं ये अराइज होते हैं दैट कैरी द प्रोसीड मटेरियल फॉर देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो फर्दर ये जो है आगे अपना बढ़ता है कहाँ के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए। अब अदर जो पार्ट्स होते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला जो था वो तो था क्रिस्टर्नी, क्रिस्टर्नी के पास सिस फेज होता है, ट्रांस फेज होता है, कितने नंबर्स हैं, क्या शेप है, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरे एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। दूसरे एलिमेंट्स जो कि हम लोग पढ़े थे वो क्या क्या था, वेसिकल था, ट्यूब्यूल था। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पेरिफेरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ये चीज पता है। अब देखिए पहले पढ़ते हैं ट्यूब्यूल्स को। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द क्रिस्टर्नी। जो क्रिस्टर्नी का जो पेरिफेरल रीजन है उससे अराइज होते हैं ट्यूब्यूल, और some of these enlarge at their end to form the vesicles। अब ये जो है क्रिस्टर्नी के पेरिफेरल से इंड्यूस हो रहे हैं, वहां से जो है वो उनका फॉर्मेशन हो रहा है, और इनमें से कुछ जो है और इनलार्ज होते हैं ताकि वो फॉर्म कर सके, उनके जो एंड है वो फॉर्म कर सके वेसिकल्स को। अब ये वेसिकल्स क्या है, वेसिकल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेसिकल्स जो है इंड साइड पर नियर द इनसाइड ऑफ द कॉनकेव सरफेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दो फेस है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो जो कॉनकेव वाला सरफेस है उस पे जो है उसके एंड पर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है दो टाइप के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये कौन से हैं, पहला हो गया स्मूथ या फिर सिकेटरी वेसिकल, और जो दूसरा है वो है कोटेड वेसिकल। ठीक है, तो ये दो तरह के वेसिकल हो गए, पहला स्मूथ वेसिकल, दूसरा कोटेड वेसिकल। अब जितने भी गोल्जी एलिमेंट हैं वो जो है फिल्ड होते हैं विद अ फ्लूइड जो कि क्या कहलाता है, गोल्जी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्जी एलिमेंट्स जो हैं वो फ्लूइड से फिल्ड रहते हैं, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को कहते हैं द गोल्जी मैट्रिक्स। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए।
अभी तक हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को पढ़े, जिसमें हम लोग गोल्जी में ये पढ़े कि इसके जो है 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला जो है वो है क्रिस्टर्नी, दूसरा जो है वो है ट्यूब्यूल और तीसरा जो है वो है वेसिकल्स। क्रिस्टर्नी जो है इसके 2 फेजेस हैं, ट्रांस और सिस फेज। ट्यूब्यूल्स जो है पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है और ये फर्दर इलोंगेट होकर वेसिकल्स को फॉर्म कर रहा है। वेसिकल्स 2 तरह के हैं, पहला जो है इनक्लोज, पहला जो है वो स्मूथ वेसिकल्स और दूसरा जो है वो है कोटेड वेसिकल। अब जल्दी से आप बताइए कि स्मूथ वेसिकल को और क्या कहते हैं। ठीक है, आप कभी भी कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो इसी तरह पढ़ा करिए कि आप मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या करिए कि उसका या तो रफ खुद से बनाइए कि अच्छा ठीक है आज ये पॉइंट हम पढ़े, या फिर नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद से बोलिए उस चीज को कि अच्छा आज ये पॉइंट पढ़े थे, अच्छा तो ये टॉपिक था, इसके ये टाइप थे, इसके ये फंक्शन थे। इससे होता क्या है कि इससे जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं। और अगर आप पढ़ने के बाद इस तरह से 5 ही मिनट का, लेकिन अगर आप रिवाइज करते हैं खुद से तो आप जो है उस चीज को नहीं भूल पाएंगे, वो चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से जो है प्रैक्टिस किया कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फंक्शन क्या होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन हो गए चलिए पढ़ते हैं। पहला जो है सिक्रीशन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत सारी चीजों को सिक्रीट करता है, सिक्रीशन का इसका फंक्शन है। दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है सल्फोनेशन और चौथा है एपोप्टोसिस, पांचवा है फॉस्फोरिलाइजेशन, पांचवा क्या है फॉस्फोरिलाइजेशन और छठा है सेल स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए और जल्दी से बताइए कि जो स्मूथ वेसिकल है उसे क्या कहते हैं। हो गया, चल पहला जो है सिक्रीशन था गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। तो ऑल्दो जो गोल्जी apparatus है वो इन्वॉल्व होता है डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस में। अब इसके जो प्रिंसिपल रोल होते हैं मेनी सेल्स में वो ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सिक्रीशन। गोल्जी apparatus जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स हैं और हर तरह के सेल्स में सारे ही ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट होंगे ना, तो उन ऑर्गेनल में से गोल्जी apparatus भी प्रेजेंट होगा। अब सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें गोल्जी apparatus जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। गोल्जी apparatus का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सिक्रीशन। गोल्जी जो है गोल्जी बॉडी वो इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटियोग्लाइकेंस, जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये जो है गोल्जी बॉडी किस चीज के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोटियोग्लाइकैन के लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है और प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द एनिमल। ठीक है, अब एग्जांपल्स की गोल्जी जो बॉडी है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि ये रिप्लेस करता है शुगर को जो कि प्लेस्ड है किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन्स में। ये एक काम होता है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी बॉडी का। मॉडिफिकेशन जो फॉस्फोलिपिड एसिड ग्रुप्स हैं उनका
ये मॉडिफिकेशन जो है ये करता है। और मॉलिक्यूल टारगेटिंग और असेंबली जो है इसमें भी गोल्जी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ में ये जो है इसेंशियल होता है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, वेसिकल्स के प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ये जो है वेसिकल्स को क्या करता है, डिलीवरी मेम्ब्रेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड एक्सक्रीटेड मॉलिक्यूल्स टू द सेल सरफेस, ये प्रोड्यूस करता है वेसिकल्स को, ताकि ये जो है ये बहुत सारे जितने भी काम है उनको जो है ये परफॉर्म कर सके। वेसिकल ऐसा एलिमेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब आप देखेंगे कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वेसिकल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को सेल के अंदर ले आने में, और सेल के अंदर कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो उसको सेल के बाहर ले जाने में। तो इस चीज में जो वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन वेसिकल्स को फॉर्म कौन करता है, इन वेसिकल्स को फॉर्म करने में गोल्जी एपरेटस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो गोल्जी बॉडीज जो है उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये जो है वेसिकल्स को फॉर्म करते हैं। तो इसे आप नोट करिए। अभी तक हम लोग गोल्जी बॉडीज को पढ़ रहे थे। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको जो है डायग्राम गोल्जी बॉडी का अपने नोट्स में खुद से सर्च करके बनाना है, और उनके हर एक जो एलिमेंट जो अभी हम पढ़ाए हैं उनको जो है लेबल करना है। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या सॉरी ऑर्गेनल है जिन्हें हमें पढ़ना है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स ये कहलाते हैं। जितने भी अगर सेल के अंदर कोई डेड मटेरियल है तो उसका डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम के अगर स्ट्रक्चर की बारे में बात की जाए तो जो लाइसोसोम होता है वो जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट कंपोजिशन होता है। मतलब कैसे मेम्ब्रेनस इसके जो है ये कैसा, ये ऑर्गेनेल कितने मेम्ब्रेन का होता है, तो इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसका जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, किसका, लाइसोसोम का, ये हाईली ग्लाइसोलाइटेड होता है, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन। और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास जो है इसके पास हाईली ग्लाइसोलाइटेड LAMP प्रेजेंट होता है। अब ये LAMP क्या है, तो लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो उसके मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्रोटीन जो कि लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है जिन्हें LAMP कहते हैं, मतलब लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पर। अब देखिए ये जो है, और साथ ही साथ में और क्या प्रेजेंट होता है इसके मेम्ब्रेन पर, लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे LIMP कहते हैं, मतलब लाइसोसोम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए इसके पास अगर देखा जाए तो 50% ऑफ ऑल द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और LAMP और LIMP जो है वो क्या करता है, एक कोट को फॉर्म करता है किस पे, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पर, जहां पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्ट करता है इस मेम्ब्रेन को थ्रू द वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि इस लाइसोसोम पर प्रेजेंट है। अच्छा, लाइसोसोम्स के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़े थे। उसमें हम लोग ये चीज पढ़े थे कि लाइसोसोम जो है वो किसी भी सब्सटेंस को, ऑर्गेनेल को, मॉलिक्यूल को डिग्रेडेट कर देता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है डिग्रेडेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा क्या चीज है कि उस लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है और सब चीज को जो है ऑर्गेनेल है या कोई मॉलिक्यूल है तो उसको डिग्रेडेट कर दे रहा है, उसको तोड़ दे रहा है, तो लाइसोसोम को क्यों नहीं कर पा रहा है कुछ नुकसान? क्योंकि लाइसोसोम भी तो एक ऑर्गेनेल ही है, उसमें भी तो बेसिक वही कंस्टिट्यूएंट्स पड़े होंगे, उन्हीं से मिलकर ये भी बना हुआ होगा। तो ऐसा क्या चीज इसके अंदर डिफरेंट है कि ये जो है बाकी चीजों को डिग्रेडेट कर ले रहा है, लेकिन इसके खुद के जो एंजाइम्स है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उससे इसको कोई नुकसान नहीं है। तो इन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से बचाने के लिए, खुद को बचने के लिए लाइसोसोम्स के पास ये दो प्रोटीन्स होती हैं। कहाँ गई प्रोटीन्स? ये रही। पहला है LAMP और दूसरा है LIMP, मतलब लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये दोनों की दोनों प्रोटीन जो मेम्ब्रेन है उसके जो ये वाला पोर्शन है अंदर वाला, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ताकि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनसे लाइसोसोम्स जो हैं वो बच के रहें, उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे आप मत भूलिएगा और नोट कर लीजिए। अब जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है उनके पास क्या होता है? प्रोटॉन पंप होता है जो कि यूटिलाइज किया जाता है फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलाइज, ताकि वो हाइड्रोजन जो है उसको पंप कर सके किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर। और इस वजह से ये जो है एसिडिक पीएच कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो इसके पास ऐसा पंप है जो कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, H+ आयंस को इसके ल्यूमेन में डाल रहा है, और जहां पे H+ आयंस रहेंगे वो क्या करेंगे कि इसके एसिडिक पीएच कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब प्राइमरी फंक्शन जो है लाइसोसोम का वो क्या है? डिग्रेडेशन का है, ठीक है। अब ये जो है डिग्रेडेशन किस चीज का करता है? एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर मटेरियल्स का, ठीक है। तो विद इन द सेल जो मटेरियल्स हैं उनको भी करता है डिग्रेडेट, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल्स हैं उनको भी ये डिग्रेडेट करने का काम इसका होता है। अब इस पर्पस के लिए लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रोलेजेस होते हैं, ठीक है। और ये जो है लगभग 40 वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो है इसके पास प्रेजेंट होती हैं, और ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ये 6 मेन टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो 40 वैरायटी जिनको 6 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है लाइसोसोम्स में। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डिग्रेडेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं जो कि इन लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये कौन कौन से हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जो है वो प्रेजेंट होता है, और प्रोटीएजेस का काम क्या है? प्रोटीएजेस को हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल 12th में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सपेरिमेंट था चल रहा था, कि सर्च चल रही थी कि कौन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें प्रोटीएजेस का भी एक काम था ना, उसका यूज किया गया था। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कौन से साइंटिस्ट जो थे वो प्रोटीएजेस को यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, और ये बताया था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीएजेस जो है वो ऐसा एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है, किसको? प्रोटीन को। दूसरा है लाइपेज जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है, किसको? लिपिड को।
तीसरा जो है एमाइलेज है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है और उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद है न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करने वाला, उसको डाइजेस्ट करने वाला, उसको डिग्रेडेट करने वाला। उसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड मोनोएस्टर्स, और जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं हाइड्रोलेजेस। ठीक है, तो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है उनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, उनमें से कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब ओवरऑल अगर कहा जाए कि जो एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हैं, डिग्रेडेशन के लिए हेल्पफुल हैं, उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हाइड्रोलेजेस। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइड्रोलेज है ये क्या करता है, ये जो है क्लीवेज करने का काम करता है। क्लीवेज मतलब सिंपली काटने का काम करता है, आप याद रखिए, बाय द एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अब बहुत मोस्ट ऑफ द जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट रहते हैं या वो फंक्शन करते हैं इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये जो एंजाइम्स हैं इनके लिए वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम का होना जरूरी है। इसी वजह से इसके पास प्रोटॉन पंप रहता है ताकि इसके ल्यूमेन के अंदर जो एसिडिक मीडियम है वो मेंटेन रहे, और ताकि इसके जितने एंजाइम्स है जो हाइड्रोलेजेस हैं वो एक्टिव फॉर्म में रहें और वो काम कर सके। ठीक है, अब देखिए hence they are called acid hydrolases, और इसी वजह से ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलेजेस हैं, इसे एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, एसिडिक मीडियम में ही ये काम करता है। इसी वजह से जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं उन्हें एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं। तो देखिए लाइसोसोम कितना ज्यादा समझदार है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि बाकी सबको हम डिग्रेडेट करेंगे लेकिन हमारा खुद का जो डिग्रेडेशन है वो नहीं होगा। उसके पास जो है ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसके बाद उसके पास ऐसा पंप है कि मेरे एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करेंगे। तो इस तरह से अपना स्ट्रक्चर रखते हैं कि जो मीडियम है, ठीक है, वो एसिडिक मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हर चीज हर स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सही वे में बनी हुई है ताकि जो उसका फंक्शन है वो सही से हो सके। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लाइसोसोम्स के जो प्रोडक्शंस हैं ये क्या क्या है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है और इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर इसे लाया जाता है, बर्ड ऑफ इनटू द साइटोप्लाज्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एपरेटस विद द एंजाइम्स इनसाइड। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स है जो कि लाइसोसोम के अंदर हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ठीक है, वो जो है बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि फिर डिलीवर कर दिए जाते हैं गोल्जी एपरेटस में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो अभी हम लोग लाइसोसोम को पढ़े कि लाइसोसोम जो है इतने सारे फंक्शंस को करता है। तो लाइसोसोम्स कहाँ पे कैसे बनता है, तो लाइसोसोम्स जो है गोल्जी एपरेटस द्वारा बनाया जाता है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, तो जो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, फिर वहां से जो है वो गोल्जी एपरेटस में डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। वेसिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ये वेसिकल गोल्जी एपरेटस के पास आए, गोल्जी एपरेटस के पास उसके सारे चीजें हैं, वहां से जो है ये गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम को फॉर्म करेगा। अब टाइप्स क्या होते हैं लाइसोसोम्स के, ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो स्मॉल साइज का होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसके पास एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज्ड ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा सिंथेसाइज किए गए हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम ऐसे लाइसोसोम्स हैं जो कि अभी अभी बने हुए हैं, स्मॉल इन साइज है, उनके अंदर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो एंजाइम्स को बनाया था और फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जिस तरह से आया था वो एंजाइम्स इस प्राइमरी लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज कि सिंस दे स्टोर एंजाइम्स, कि ये एंजाइम्स को स्टोर करते हैं, इस वजह से इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उसे और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। अब दूसरे टाइप को डिस्कस करते हैं। दूसरा टाइप है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम विद द फैगोसोम्स। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम से फ्यूज हो जाते हैं तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स को फॉर्म करते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम ये टाइप्स हैं। और प्राइमरी लाइसोसोम इनके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज किया था और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये आए। सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जो है जब ये फैगोसोम से फ्यूज हो जाते हैं तब सेकेंडरी लाइसोसोम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे इनगल्फ मटेरियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फैगोसाइट से जाके अभी देखिए फैगोसोम से जाकर के फ्यूज हुआ था ना, तो फैगोसोम क्या होते हैं, फैगोसाइटोसिस कराते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इंगल्फमेंट करते हैं मटेरियल्स का, तो इनके फ्यूजन की वजह से ये फॉर्म हुआ है। तो ये भी क्या होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा इनगल्फ मटेरियल और साथ ही साथ में एंजाइम्स। एंजाइम्स क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइमरी लाइसोसोम से मिलकर बना है ना, और प्राइमरी लाइसोसोम में तो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई चीज। अब देखिए ये जो मटेरियल्स होते हैं ये प्रोग्रेसिवली डाइजेस्ट किए जाते हैं बाय द एंजाइम डाइजेस्टिव वैक्यूल द्वारा। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। अब जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं कि लाइसोसोम्स में अभी तक हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस की। तो लाइसोसोम जो है इसेंशियल होता है, एक ऐसा बैग होता है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और जो पीडीएफ है वो आप डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा, वहां पे ही आपको मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, और रही बात कि केमिस्ट्री की क्लास कब चलेगी, तो केमिस्ट्री की क्लास भी चलेगी। ठीक है, चल रही थी, आप देखिए सही से, वो भी जो है प्रियंका मैम पढ़ाती हैं तो वो भी जो है आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में ये चीज कि चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, लेकिन आप लोग बताइए जो हम अभी क्वेश्चन किए हैं उसका आंसर भी दीजिए। ये गलत चीज है, अगर आपसे हम अगर कुछ पहले का चीज पूछ रहे हैं और वो चीज आप नहीं बता रहे हैं तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, हर इंसान भूल जाता है चीजों को। लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, और अभी हम बताएं आपको कि कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर, तो वो तो अभी की पढ़ी हुई चीज है, तो वो चीज तो आप बता सकते हैं एकदम आराम से। इससे क्या पता चलता है, इससे आप ये पता चलता है कि ठीक है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो ठीक है, वो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ यहाँ पे रहे हैं और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कम पढ़िए, लेकिन जब आप पढ़िए तो सिर्फ पढ़िए। ठीक है, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तब पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो आप लोग नहीं बता रहे, हम ही बता देते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 40 वैरायटी प्रेजेंट है जिनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
उसमें से कुछ टाइप अभी हम लोग पढ़े हैं, प्रोटीएजेस हो गए, लाइएजेस हो गए और एमाइलेज हो गया, और फिर न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला क्या होता है, न्यूक्लिएजेस हो गए। तो ये सारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो एंजाइम्स हैं ये रिलीज किया जाता है सेल के अंदर भी, ठीक है, और सेल विद इन आउटसाइड ऑफ द सेल भी जो है रिलीज किए जाते हैं। अब लाइसोसोम जो है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं? तो पहला हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरा हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तीसरा हो गया हार्मोन सिक्रेशन, चौथा हो गया फर्टिलाइजेशन, पांचवा हो गया ऑटोलाइसिस और छठा हो गया क्रोमोसोमल ब्रेक्स। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि लाइसोसोम्स परफॉर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए। फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। पहला फंक्शन क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो जब एक्स्ट्रा सेलुलर चीजों का डाइजेशन हो उसी चीज को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो डाइजेशन है वो होता है, तो ये जो है दो तरीके से होता है। कैसे? both extracellularly and intracellular digestion। अब जो प्राइमरी लाइसोसोम है जिसके पास हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट है, ये सिक्रीट करता है हाइड्रोलेजेस को किसके अंदर? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर with the process called एक्सोसाइटोसिस। अब इस एक्सोसाइटोसिस में होता क्या है कि जो पार्शियल डिग्रेडेशन है उस मैट्रिक्स का, उस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का, वो होता है, और जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स जो कि अभी डाइजेस्ट किए गए हैं ये एब्सॉर्ब किए जाते हैं सेल्स द्वारा विद द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये जो डाइजेशन है उसके बाद कंप्लीट किया जाता है किसमें? सेकेंडरी लाइसोसोम में। और अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है? ड्यूरिंग द बोन इरोजन प्रोसेस। तो ये सारा चीज है कि किस तरह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो होता है। सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम हाइड्रोलेज को सिक्रीट करेगा। जब ये सिक्रीट करेगा तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाएंगे, वहां पे पार्शियल डाइजेशन करेंगे। अब ये जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स जो कि पार्शियल डाइजेशन के थ्रू बने हैं, एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर आते हैं और इसके बाद जो डाइजेशन है वो कंप्लीट किया जाता है। कंप्लीट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इनको अच्छे से डिग्रेडेट करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों के दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है इसके अंदर दो पाथवे है या दो प्रोसेसेस हैं जो कि इसके अंदर होती है। पहला है ऑटोफैगी और दूसरा है हेट्रोफैगी। ऑटोफैगी और हेट्रोफैगी क्या होते हैं? देखिए, ऑटोफैगी एक ऐसा इंट्रासेलुलर डाइजेशन है जब एंजाइम जो है जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं सेल द्वारा, वो क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, और ये जो पीसेस हैं, पीसेस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल फ्रॉम द सेल इटसेल्फ, ठीक है, तो ये हो गया ऑटोफैगी। हेट्रोफैगी क्या है? हेट्रोफैगी जो है एक ऐसा इनटेक होता है एक्सोजीनस मटेरियल का विद इन द सेल, ताकि वो जो सब्सिक्वेंट ब्रेकडाउन जो है वो हो सके इस मटेरियल का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और ये जो प्रोसेस है ये क्या होगी कि एंडोसाइटोसिस द्वारा ये प्रोसेस हुई, जहां पे एक्सोजीनस जो मटेरियल है वो आया है और उसकी ब्रेकडाउन जो है वो हो रही है।
हेट्रोफैगी जो है वो दो तरह से होती है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक जो है वो पिनोसाइटोसिस होता है। ठीक है, तो देखिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। बहुत ही इजी जो है ये कंसेप्ट है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब कोई ऐसी चीज जो कि डाइजेस्ट हो रही है विद इन द सेल। ठीक है, अब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो दो तरीके से होती है। पहला होता है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, उसको डिग्रेडेट करना है, उसका डाइजेशन होना है। तो लाइसोसोम अगर सेल के अंदर की कोई चीज है जिसको वो डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, उस चीज को कहते हैं ऑटोफैगी। ठीक है, अब लाइसोसोम, ये सेल हो गया, सेल में जो है बहुत कुछ मटेरियल है और ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास क्या प्रेजेंट है, उसके खुद के जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये एंजाइम्स क्या किए कि मान लीजिए इसको जो है ये एक सब्सटेंस है जिसे डिग्रेडेट करना है, लेकिन ये सब्सटेंस है विद इन द सेल। ठीक, तो इसके एंजाइम गए उसके ऊपर एक्ट किए और उसे जो है अपने एंजाइम से सिक्रेशन किए और जो है उसके ऊपर एक्ट करके उसे डिग्रेडेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई कि लाइसोसोम डिग्रेडेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे मटेरियल कर रहा है जो कि एक्सोजीनियस, ठीक है, जो है कि सेल के बाहर प्रेजेंट है, मतलब सेल, ये जो है लाइसोसोम हो गया और इसके एंजाइम्स हो गए, ठीक है, और इसमें ही ये चीज अगर प्रेजेंट है तो ये हो गया क्या कि ऑटोगैमी। और अगर कोई ऐसी चीज है जो कि एक्सोजेनस मटेरियल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको अगर ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसे हेट्रोगैमी कहते हैं या हेट्रोफैगी कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, पहला होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और वो जो है सॉलिड स्टेट में है, वो जो है कुछ बड़ा है साइज में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे उस चीज को अगर डिग्रेडेशन उसका हो रहा है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एंडोसाइटोसिस द्वारा आया है और फिर उसका डाइजेशन होगा। उसके बाद अगर पिनोसाइटोसिस की बात की जाए तो कोई लिक्विड मटेरियल है अगर वो एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर आया है और उसका डिग्रेडेशन होना है तो उस चीज को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तीसरा हो गया हार्मोन सिक्रेशन। हार्मोन सिक्रेशन कैसे होता है? तो हार्मोन सिक्रेशन में जो इंडोसाइटोसिस है, जो लाइसोसोम है, वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कैसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पे लाइसोसोमल जो हाइड्रोलेजेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ सम सेल। ये कैसे हैं? ये जो है फंक्शन करते हैं मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट जो कि सिंथेसाइज हो रहा है सेल द्वारा बिफोर सिक्रीशन एंड आल्सो इन द रेगुलेशन ऑफ द सिक्रीशन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लाइसोसोम जो है उसकी सिक्रीशन, इस चीज में एविडेंस पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो सेल्स हैं उनके सिक्रीशन में इफेक्ट डालता है लाइसोसोम। वो क्या करता है, वो या तो जो है उसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, मतलब सिंथेसिस पर इफेक्ट डालता है, और या फिर जो है उसके जो मॉडिफाई जो प्रोडक्ट है जो कि वो सिंथेसाइज कर रहा है उसको मॉडिफाई करने में ये हेल्पफुल होता है। और इस तरह से जो है हार्मोन सिक्रेशन में जो लाइसोसोम है वो अपना जो फंक्शन है उसमें परफॉर्म करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते
हैं। उसके बाद हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, जो कि स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट होता है, उसको रप्चर करने का काम कौन करता है? उसके जो रप्चर करने का काम अगर देखा जाए तो ये जो है स्पर्म जो है कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके एक्रोसोम पर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं फॉर द रप्चर ऑफ द एग सेल, ताकि ये जो अपना मटेरियल है वो एग सेल में डाल सके। अब यही जो एक्रोसोम है इन्हें क्या कहते हैं? जेंट लाइसोसोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्रोसोम में लाइसोसोम है उसके जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से जो लाइसोसोम है वो फर्टिलाइजेशन में अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गए। अब ये जो एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्ट कर रहे हैं एग मेम्ब्रेन को और प्रोवाइड कर रहे हैं एंट्री ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस इनटू द एग, ये फंक्शन किसकी वजह से हो पा रहा है? एक्रोसोम्स के एंजाइम्स की वजह से हो पा रहा है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। लाइसोसोम्स जो है वो स्मॉल वेसिकल्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल के और ये फॉर्म किए जाते हैं बाय बडिंग ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम कंटेन करके रखता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। इन एंजाइम्स जो है इनका रोल डाइजेशन में भी होता है। तो ये जो है ओवरऑल कुछ कंक्लूजन था लाइसोसोम का और अभी तक हम लोग यहाँ पे ये चीज पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो लाइसोसोम है उनकी क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसे आप नोट करिए। लाइसोसोम की अगर एंजाइम्स की बात की जाए तो इसके पास न्यूक्लियेसेस, फॉस्फेटेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेज और सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। एबंडेंटली जो है ये सेल्स में प्रेजेंट होता है ऐसे सेल्स में जहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि लिवर सेल हो गया, पैंक्रियाटिक सेल्स हो गए, किडनी सेल हो गए या फिर स्प्लीन सेल्स हो गए। तो ऐसे सेल्स जहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, जहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे जो है ये एबंडेंट अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो ब्रेक up of the biomolecules because they contain hydrolytic enzymes, but these enzymes sometimes is harmful for the cell. इसका important function है कि ये जो है बायोमोलिक्यूल को ब्रेक करता है, लेकिन इसकी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये कभी-कभी जो है हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग द स्टार्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब स्टार्वेशन चल रहा है ऑर्गेनिज्म का, तब ये जो लाइसोसोम है ये ऑटोफैगी एक्टिविटी को शो करता है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है और इसकी वजह से क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है डीएनएज एंजाइम। इसके पास क्या प्रेजेंट है? देखिए यहाँ पे न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट है ना, तो न्यूक्लियेजेस के अंदर तो ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल अगर डीएनए है तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा? डीएनए को। अगर आरएनए है तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा? आरएनए को। तो मान लीजिए अगर ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। अब अगर ये डीएनए, ठीक है, क्या कर रहा है कि डीएनए को ही डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी ना, और ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी बहुत ज्यादा जो है डेंजरस हो सकती है। ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि कौन से रीजन पे एब्नॉर्मलिटी हुई है, उस हिसाब से जो है उस इंडिविजुअल पे इफेक्ट शो होता है। और ये जो है एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट या फिर एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है किस चीज के? लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के, लाइसोसोम के न्यूक्लियेजेस के, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं न्यूक्लियेजेस के, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए।
जो तीसरा ऑर्गेनल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है वेसिकल। वेसिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। अभी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पढ़े हैं जिसमें हम लोग ये चीज देखे हैं कि वेसिकल जो है एंडोसाइटोसिस में हेल्पफुल होता है, वेसिकल जो है एक्सोसाइटोसिस में हेल्पफुल होता है, वेसिकल जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि वेसिकल परफॉर्म करता है। तो वेसिकल है क्या, क्या फंक्शन है, ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो अगर सेल बायोलॉजी के बारे में बात की जाए तो वेसिकल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास लिक्विड प्रेजेंट होता है या फिर जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये जो है अगर इसके आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात की जाए तो ये लिपिड का बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पर लिपिड का बाइलेयर हो गया और ये इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ वेसिकल का स्ट्रक्चर। वेसिकल जो है वो फॉर्म होता है नेचुरली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन दैट इज एक्सोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो वेसिकल है नेचुरली फॉर्म होता है जब भी एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस आती है और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, तब अपने आप नेचुरली वेसिकल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ये चीज आप जब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वेसिकल जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तब ये फॉर्म होते हैं नेचुरली। अल्टरनेटिवली ये जो है प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली भी हो सकते हैं इन केस जहां पे ये जो है लाइपोसोम्स कहलाते हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज बाय लाइसोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है लाइपोसोम, लाइसोसोम नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियली भी वेसिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और ये आर्टिफिशियल मेथड जहां पे वेसिकल को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस आर्टिफिशियली वेसिकल को तब क्या कहते हैं, तब कहते हैं लाइपोसोम। इसे वेसिकल तब नहीं कहते। जो नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है, जो कि बॉडी के अंदर खुद से नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है, वो कहलाता है वेसिकल। लेकिन आर्टिफिशियली जब ह्यूमन मेड टेक्निक्स द्वारा आर्टिफिशियली उसे डेवलप किया जा रहा है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहते हैं लाइपोसोम। इसे लाइपोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये लाइपोसोम होता है और इसे लाइसोसोम से कंफ्यूज नहीं करना है। लाइसोसोम अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और ये जो वेसिकल है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूनिलैमिनर लाइपोसोम। और अगर मल्टी लेयर है तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीलैमिनर लाइपोसोम्स। ठीक है, तो मतलब ये जो लाइपोसोम्स बन रहे हैं ना, ये अगर एक लेयर का लाइपोसोम बना है, ठीक है, जिसमें एक लेयर है लिपिड का, तो उसे कहते हैं यूनिलैमिनर लाइपोसोम। और अगर एक लेयर नहीं है, मल्टी लेयर आर्टिफिशियली लाइपोसोम को सिंथेसाइज किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं मल्टीलैमिनर लाइपोसोम। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, ये जो मेम्ब्रेन होता है वेसिकल का, वो क्या करता है, लैमिनर फेज को कंटेन करके रखता है और ये सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और इंट्रासेलुलर जो वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ताकि रिलीज कर सके अपने कंटेंट्स को आउटसाइड द सेल। वेसिकल्स जो है वो फ्यूज हो सकते हैं विद अदर ऑर्गेनल्स विद इन द सेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो जो वेसिकल है जो कि सेल से रिलीज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल। ठीक है, तो वेसिकल की ऐसी फंक्शन होती है कि वो किसी सेल ऑर्गेनल से फ्यूज हो सकता है और यही फ्यूजन की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। और ऐसे वेसिकल जो कि क्या हो रहे हैं, जो कि रिलीज हो रहे हैं सेल द्वारा, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल कहते हैं। तो जो
वेसिकल है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ये जो है सेपरेटेड रहते हैं साइटोसॉल से, तो इनसाइड ऑफ द वेसिकल वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द साइटोसॉलिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कोई सेल हो गया, ये वेसिकल हो गया, ये इसमें क्या है, लिपिड की लेयर प्रेजेंट है और इसमें खुद के कुछ मटेरियल्स हैं। तो ये साइटोप्लाज्म से क्या है, अलग रहता है, इस वजह से इसका जो इन्वायरमेंट है साइटोसॉलिक इन्वायरमेंट से, इसका जो खुद का इन्वायरमेंट है विद इन द जो वेसिकल है उसका जो अगर आप इन्वायरमेंट देखेंगे तो वो जो है अलग होता है साइटोसॉलिक इन्वायरमेंट से। और इसी वजह से जो वेसिकल होता है वो एक बेसिक टूल होता है यूज फॉर बाय द सेल, जो कि यूज किया जाता है सेल द्वारा किस चीज के लिए, सेलुलर सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो इसका जो वेसिकल का जो इन्वायरमेंट है जो कि साइटोसॉलिक इन्वायरमेंट से डिफरेंट होता है, इसीलिए सेल्स जो है इसे यूज करते हैं ताकि इसे क्या कर सके, ताकि जो सेलुलर सब्सटेंसेस हैं उसे ऑर्गेनाइज किया जा सके। और वेसिकल जो है वो इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसपोर्ट में, बायोन्सी कंट्रोल में और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड एंड द एंजाइम में। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शन थे किसके, वेसिकल्स के। वेसिकल क्या क्या में इन्वॉल्व हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसपोर्ट में, बायोन्सी कंट्रोल में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और टेम्परेरी स्टोरेज होता है फूड और एंजाइम्स का। ये जो है एक्ट किया जा सकता है किस तरह से, केमिकल रिएक्शन चैम्बर्स की तरह भी ये एक्ट करता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में अगर इसकी जरूरत होती है तो ये केमिकल रिएक्टर चैम्बर्स की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी इसके एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गए। तो एट लास्ट हम लोग किस चीज के बारे में पढ़े, वेसिकल के बारे में पढ़े। आई होप आपको जो है हर चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो एट लास्ट अगर आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास और जो है आपके जो नोट्स हैं, आपके जो सिलेबस है उसके नोट्स, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यूनिट वाइज जो रिवीजन वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे इस समय ऑफर भी चल रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इस कोर्स की जो वैलिडिटी है 1 साल की है। कोर्स जो है वो विद इन 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनल्स थे उन्हें हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, 2 टॉपिक बचा है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।